लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किया था और फिर वही लेटेंट हीट की और साथ में हीट ऑफ ट्रांजिशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेन एनर्जी जितने थे उनमें एक ही मेन एनर्जी बच रहा है, बॉन्ड एनर्जी। तो हम लोग लास्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी, मतलब लास्ट का मतलब कि मेन एनर्जी में लास्ट बॉन्ड एनर्जी, इसके बाद कुछ छोटे मोटे एनर्जी और बचेंगे वो भी करेंगे। तो पहले करते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो देखो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि देखो पहले तो इसको समझ लो कि होता क्या है कि जब भी बॉन्ड तोड़ते हैं, देखो पहली बात तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपका होता है कि बॉन्ड, तो जब भी आप केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाते हो तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल होने का मतलब है कि एनर्जी रिलीज होगी। तो ये याद रखना है कि जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी बॉन्ड टूटेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है पहले इसको लिखते हैं। तो नीचे लिखो इट इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, क्या क्या बोला? इट इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट। ठीक है, गैसेस स्टेट में अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसके एक बॉन्ड को तोड़ने की जो एवरेज एनर्जी होता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है कि एवरेज एनर्जी लेना है और मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है जैसे सॉलिड लिक्विड में लोगे तो एनर्जी वो बॉन्ड एनर्जी नहीं कहलाएगा। तो देखो क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो आपके पास जैसे X2 है, सपोज करते कोई मॉलिक्यूल, आपने इसके बॉन्ड को तोड़ा गैस स्टेट में। ठीक है, तो इससे क्या बना, इससे बना 2 टाइम्स X बना। तो बॉन्ड एनर्जी क्या कहलाएगा? अरे इसको तोड़ने में जो भी एनर्जी लगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 क्या कहलाएगा? इसको तोड़ने में जो भी एनर्जी लगा। ठीक है, ये जो भी एनर्जी लगा यही आपके पास कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की केस में एक बात को ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसमें X ये और ये दोनों गैस स्टेट में होना चाहिए। ये भी गैस स्टेट में होना चाहिए और ये भी गैस स्टेट में होना चाहिए, दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में ही होने चाहिए। तो अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हो तो बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लगेगा वही आपके पास कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये अब देखो इनमें चलो कुछ बातों को पहले समझते हैं। ठीक है, पहली बात तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब ये समझते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि आपके पास H2O। ठीक है, देखो H2O में क्या होता है, ये गैस फॉर्म में पहले ले रहे हैं। आपके पास जैसे ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। ठीक है, देखो होगा क्या, आप जब पहले वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, OH बनेगा और ये H। सपोज करते पहले वाले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी जो लगा वो है X1। ठीक है, ये एनर्जी लगा। फिर हमने मान लेते दूसरे वाले बॉन्ड को तोड़ा तो अब ये बनेगा H, मतलब ये H बना और ये प्लस बना, O बना, और इसको तोड़ने में मान लेते एनर्जी लगा आपका X2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमने पहले वाले बॉन्ड को तोड़ा तो मान लेते एनर्जी लगा X1, दूसरे वाले बॉन्ड को तोड़ा एनर्जी लगा X2। दोनों एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकती क्योंकि देखो ये अलग मॉलिक्यूल है और अब ये अब अलग है। तो जब अलग अलग कंडीशन है तो एनर्जी अलग अलग होगी। तो देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम OH बॉन्ड तोड़े, यहाँ पे सेम OH बॉन्ड तोड़े। तो इसमें लेकिन एनर्जी क्या है कि इसको करने में एनर्जी अलग लगेगी, इसको करने में एनर्जी अलग लगेगी। तो अब आप ऐसे केस में क्या बोलोगे, जो बॉन्ड एनर्जी होगा OH बॉन्ड का, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एवरेज होता है, तो वो होगा X1 प्लस X2/2। ठीक है, तो इसमें जो भी एनर्जी लगेगा, मान लो यहाँ पे 100 किलो जूल लगा, यहाँ पे 200 किलो जूल लगा, तो बॉन्ड एनर्जी उसका एवरेज 150। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एवरेज एनर्जी लेना, एवरेज। तो ऐसा कई बार पूछा जाता है कि ये रिएक्शन दे देगा कि ये X1 है, ये X2 है, तो बताओ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड क्या है। ना वो X1 है ना वो X2 है, वो एवरेज होता है। तो बॉन्ड एनर्जी ध्यान रखना, एवरेज लिया जाता है, एवरेज। ठीक है, ये आपको समझ में आया, एवरेज लेना है। ठीक है, अब इसमें एक दो बातों को और समझते हैं। जैसे बॉन्ड एनर्जी होता है उसमें ध्यान रखना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस होना चाहिए। तो अगर आपने सपोज करो जैसे कि
एस्ट वो लिक्विड से मान लेते आपने तोड़ा और ये जैसे मान लेते 2H मान लेते बनाया, ठीक है, और आपने ये O बनाया, ठीक है भाई, गैस मान लेते ये तो लिक्विड से तोड़ है, ठीक है। तो मान लेते इस रिएक्शन को आप अगर करते हो तो इस रिएक्शन का जो भी एनर्जी होगा वो कभी भी बॉन्ड एनर्जी नहीं कहलाएगा, कुछ भी हो मतलब बॉन्ड एनर्जी नहीं कहलाएगा। बॉन्ड एनर्जी के लिए ध्यान रखना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेट में होने जरूरी, तो इसमें चीजें लिख लो, ध्यान रखना है। तो इसमें नीचे लिखो फॉर बॉन्ड एनर्जी both reactant and product must be present in gaseous state only, तो दोनों के दोनों गैसेस स्टेट में होने जरूरी है, अदरवाइज बॉन्ड एनर्जी नहीं कहलाएगा। तो अगर कोई भी लिक्विड गिवन है तो पहले लिक्विड को कन्वर्ट करोगे गैस में तो वो होगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, अरे पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, पहले लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे गैस में वो कहलाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर उस वेपर से आप तोड़ोगे बॉन्ड तो कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के लिए ध्यान रखना है कि गैस स्टेट में होना जरूरी है, तभी जाके वो बॉन्ड एनर्जी आपके पास कहलाएगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जब भी तोड़ोगे तो इधर एटम बनने चाहिए, आयंस नहीं बनने चाहिए, एटम ही बनने चाहिए, तभी तो भाई वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट मस्ट बी एटम, इन दिस केस आयंस मस्ट नॉट फॉर्म, आयंस नहीं बनने चाहिए तो बॉन्ड एनर्जी, अगर आयंस बन गए तो बॉन्ड एनर्जी नहीं कहलाएगा, इसमें एटम ही बनने चाहिए, ये बात को ध्यान रखना है। इन केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी भाई एटम्स मस्ट बी फॉर्म्ड, आयंस मस्ट नॉट फॉर्म, एटम ही बनने चाहिए, ठीक है। अब चलो जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक मीथेन, ऐसे एक एग्जांपल हो समझते हैं, मान लेते मीथेन, आपने पहला बॉन्ड तोड़ा तो देखो क्या होगा, अरे बॉन्ड तोड़ा तो ये ऐसे H अलग हो गया, इसको करने मान लेते एनर्जी लगा x1, ठीक है। दूसरा बॉन्ड तोड़ा और एनर्जी मान लेते लगा x2, अरे x2 किलो जूल मान लेते हैं। तीसरा बॉन्ड तोड़ा और एनर्जी लग रहा है x3 किलो जूल, ठीक है। और आपने मान लेते किसका चौथा बॉन्ड तोड़ा, सपोज करते किसका चौथा बॉन्ड तोड़ा, तो आपके पास ये लगा H और मारते कार्बन, अरे अलग हो गया, सब अलग हो गए, ठीक है। और इसमें एनर्जी लगा x4, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी जो होगा CH बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो एवरेज लेना होता है, तो वो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4। तो इस बात को ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी हमेशा एवरेज बॉन्ड एनर्जी होता है और सब कुछ गैस में होना चाहिए और एटम ही बनने चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, कुछ बेसिक बात मतलब पॉइंट्स को। अब इसमें नीचे लिखो, देखो प्लस माइनस में हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं, ठीक है। पर बॉन्ड एनर्जी के केस में ध्यान क्या रखना है, जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, उसको प्लस साइन से लेना है, और जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगा उसको माइनस साइन से लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज इस सेक्शन का क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड मतलब दैट इज हीट इज एब्सॉर्ब्ड, and when bond is formed and when a bond is formed energy is always released, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक, और जब भी बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड टूटेगा एंडोथर्मिक, बॉन्ड बनेगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। तो हम लोग अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। बॉन्ड एनर्जी के केस में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ध्यान से करना, आपका हो जाएगा। एक ही बात को ध्यान रखना, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देना है, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। वैसे आपको हमेशा इंफॉर्मेशन में एवरेज एनर्जी दिया रहेगा, ये बात ध्यान रखना। आप एवरेज वाले को मैंने इसलिए बताया, कई बार यही पूछ लेता है डेफिनेशन में कि क्या होता है, तो वो ध्यान रखना एवरेज एनर्जी होता है, और आपको हमेशा इंफॉर्मेशन में एवरेज एनर्जी ही दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। दिस इज इथेन और इससे बनता है इथेन, ठीक है ये।
और इसमें नीचे लिखो फाइंड द हीट ऑफ एबो रिएक्शन, फाइंड द हीट ऑफ एबो रिएक्शन, और गिवन लिखो, गिवन है बॉन्ड एनर्जी, ये कुछ इंफॉर्मेशन लिख लो इसमें। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका यूज करेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन लिख लो। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल जो है C2H4, उसका मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो C2H4 एल्कीन है, आपको पता होगा ये इसका स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन तो पता ही होता है क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा, और इससे जो मॉलिक्यूल जो बनेगा उसका ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट में जो भी बॉन्ड है, आप मान के चलो कि बॉन्ड टूट रहे हैं, और बॉन्ड टूट रहे हैं रिएक्टेंट को तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और प्रोडक्ट में जो भी बॉन्ड है तो आप मान के चलो कि बॉन्ड बन रहे हैं, और बॉन्ड बन रहे हैं तो मान के चलो कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो डेल्टा H जो रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पे देखो 4 सिंगल बॉन्ड, तो आपका लिखोगे बॉन्ड टूट रहा है तो प्लस से, तो 4 टाइम होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। डबल बॉन्ड है, बॉन्ड टूट रहा है तो C डबल बॉन्ड C। सिंगल बॉन्ड है, टूट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी H और H। ठीक है, ये आपके पास होगा। अब देखो आपके पास क्या होगा कि वो जो सिंगल बॉन्ड है वो बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, तो 6 टाइम क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, और एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, देखो सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, तो क्या होगा CH सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, हाँ पहले देखो ये क्या होगा, सबसे पहले ये -6 और ये -4, तो -2 बचेगा। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की एनर्जी 275, तो देखो 275। ठीक है, ये होगा। और देखो आपके पास डबल बॉन्ड की एनर्जी है, सिंगल बॉन्ड का, अरे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 350। ठीक है, तो इसकी एनर्जी 350 एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में ये वैल्यू पे ध्यान मत दो, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन है, तो जो जो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो देखो ये 275 है ये, और हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, बल्कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेंज करके उसको 250 कर लो, ज़्यादा बेटर इसको 250 कर लो, ये ज़्यादा अच्छा इसको 250 कर लो, 250, ये 350 ज़्यादा हो गया था, तो इसको 250 कर लेते हैं, तो ये 250। ठीक है, अरे देखो ये तो कट गया, तो ये डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल। अब देखो इसमें क्या बचा, 2 टाइम्स CH बॉन्ड, तो देखो 2 टाइम्स CH बॉन्ड, तो 2 टाइम्स CH बॉन्ड, तो ये 200 CH बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 150, तो -150, तो ये कितना होगा, तो ये आपके पास कितना हो रहा है, मेरे हिसाब से 525, और ये कितना आ रहा है -550। ठीक है, तो यह है -25 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये इसका आपका होगा हीट ऑफ रिएक्शन। तो जब ऐसा बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस में लेना, बॉन्ड तोड़ना है, और जो बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी माइनस में लेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब देखो होता क्या है कि बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेट करके बहुत ज्यादा आता है। देखो हीट ऑफ रिएक्शन को निकालने का एक तरीका तो ये था, हमने ये जो किया, जहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट में से बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, और एक हीट ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया था कि अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को माइनस करोगे तब भी हीट ऑफ रिएक्शन आता है। तो इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे जेई मेन में या नीट में, इवन जे एडवांस में भी, इसमें भी आ सकता है एक्चुअल में। और तो हम लोग चलो उसको रिलेट करके एक मतलब 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो एक चलो क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलो आपका क्या प्रोपेन,
तो ये मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है। फिर इसमें नीचे लिखते हैं, इसमें लिखो, इसमें लिखो इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन of CO2 gas and water, if heat of formation of CO2 gas and water vapor, लिख लो, दोनों वेपर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, and water vapor are -400 kilojoule per mole and -300 kilojoule per mole, find the heat of formation of propane, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो देखो, सबका स्ट्रक्चर पता, प्रोपेन का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, वही आपके पास ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो देखो डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो इसको बस वही ध्यान से करना है, बॉन्ड एनर्जी कैसे यूज करेंगे। देखो रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने हैं, तो कितने बॉन्ड है CH वाले 8, तो 8 टाइम्स हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, ठीक है। ऑक्सीजन में वही डबल बॉन्ड होता है, कितने मॉलिक्यूल है 5, तो ये होगा 5 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो CO2 में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड, ठीक है, पर CO2 के 3 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 और कितने मॉलिक्यूल है 3, तो इसलिए -6 टाइम होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O। और वैसे वाटर में एक मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल में 2, और इसमें कितने मॉलिक्यूल है 4, तो ये होगा 8 टाइम क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखो पुट करते हैं इसमें, तो क्या क्या होगा इसमें, 8 टाइम CH बॉन्ड 175, ठीक है, 2 टाइम CC बॉन्ड 150, फिर 5 टाइम O बॉन्ड 250, 6 टाइम CO बॉन्ड 275, 6 टाइम, और 8 टाइम्स OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड इज लास्ट, दैट इज 200, ठीक है। तो हम लोग इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा ये, इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या होगा आपके पास, इसको देख लेते हैं क्या आएगा ये। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते देखते क्या आएगा ये। प्लस ये आपके पास क्या होगा, +1250 और ये -6 × 275, मेरे हिसाब से -200 आ रहा है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये -300 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो
ये देख लेते, -300 आ रहा है, ठीक है, हीट ऑफ द रिएक्शन -300, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये 8, ये सिंगल बॉन्ड ये 2, ऑक्सीजन 5 थे तो ये 5, डबल बॉन्ड 6 ये, तो ये 675 मतलब 275 और 8 इंटू ये, ठीक है, -300 आया, ठीक है। तो देखो ये -300 आया। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, तो हम लोगों का हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ मतलब बॉन्ड एनर्जी से मैंने जो किया मुझे लग रहा है -300। अब देखो हीट ऑफ रिएक्शन जो है ये -300, अब ये गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या होता है, 3 टाइम क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, माइनस करते हैं तो हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 और -5 टाइम होता था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। हम लोगों को पता था कि एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है तो उसको 0 कर देंगे। तो देखो क्या होगा, -300 ये क्या होगा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 तो 3 × -400, ठीक है, और ये 4 टाइम इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है -300 और ये माइनस टाइम होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8। इसको इधर लाते हैं उसको उधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 तो ये क्या होगा, ये -2400 और +300, सो दिस इज -2100 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो ये इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आएगा -2100 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे हमने बॉन्ड एनर्जी को क्या किया एक्चुअल में रिलेट किया आपका मतलब आपका वही हीट मतलब बॉन्ड एनर्जी को हमने रिलेट किया एक्चुअल में हीट ऑफ फॉर्मेशन से, ठीक है। तो हम लोग चलो 1-2 और भी क्वेश्चन करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे कि सुक्रोज, इसमें चलो बॉन्ड एनर्जी नहीं लेते, पहले एक सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। देखो O11 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन, इससे बनेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, दिस विल बी 12, दिस विल बी 11, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से 12, आप इसको देखो बैलेंस करने पे यही आएगा शायद से, ये वाटर तो 11 वाटर तो यही हो गया और 12 तो 12 तो 12, ठीक है। ये इस रिएक्शन का जो आपको हीट गिवन है ये दे रखा है हीट ऑफ रिएक्शन, मान लेते हैं ऐसे मैं कुछ अलग मिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, तो ये मान लेते गिवन है -5000 किलोजूल पर मोल, ठीक है, दे रखा है। अब इसमें नीचे लिखते हैं, इसमें नीचे लिखो इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, if heat of combustion of carbon and hydrogen are 400 kilojoule and 250 kilojoule, are 400 kilojoule and 250 kilojoule respectively, find the heat of formation of sucrose, find the heat of formation of sucrose, ठीक है। ये क्वेश्चन है, heat of combustion of carbon and hydrogen are 400 and 250 kilojoule, find the heat of फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है, मतलब सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। अब देखो है क्या क्या है इसका मतलब पहले ये समझते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन जो भी कार्बन ग्राफाइट ले लो, ठीक है, वही कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करोगे तो CO2 बनेगा, ठीक है, CO2 बनेगा आपके पास, यही कंबशन का मतलब होता है, ठीक है। तो देखो इसका जो कंबशन होगा मतलब कंबशन ऑफ जो कार्बन होगा, यही आपको पता होगा ग्राफाइट, ठीक है। तो कंबशन ऑफ कार्बन का मतलब यह है कि कार्बन का जो कंबशन, मतलब इसमें बस स्टेटमेंट को चेंज किया, कार्बन का जो भी कंबशन होगा ग्राफाइट का, तो ये क्या है गिवन है 400 किलोजूल, ठीक है। अब देखो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से ये एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है। देखो कंबशन ऑफ कार्बन भी यही आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो देखो CO2 बनना है। आप देखो CO2 का जो फॉर्मेशन का जो डेफिनेशन होता है वो यही है, बोला कंबशन है पर एक्चुअल में ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी हो सकता है, ठीक है। तो यही अब ऐसे अगर आप देखो H2 का जैसे आप कंबशन करो, ठीक है, तो ½ O2
और इससे बनेगा H2O। कंबसन का मतलब 1 मोल का रिएक्शन। तो अब देखो एक तरीके से आप समझो तो ये वाटर का फॉर्मेशन भी है, तो क्या होगा आपके पास कंबसन ऑफ H2 विल बी इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ H2। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि दोनों अलग अलग होगा, दोनों ऐसे में सेम भी हो सकता है। हाइड्रोजन का कंबसन है, वाटर का फॉर्मेशन, और ये कितना गिवन है 250 किलो जूल। तो मतलब गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को इन दोनों का फॉर्मेशन गिवन है और उसका फॉर्मेशन निकालना है। तो बोला कंबसन है पर दिया हुआ चलो फॉर्मेशन है, तो ऐसे आपका स्टेटमेंट आ सकता है। तो अब देखो दोनों का फॉर्मेशन आ गया है। तो अब देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल इसके आ गया। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपके पास, ये आपके पास आएगा देखो 12 टाइम क्या होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, और ये होगा 11 टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, माइनस करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C12H22O11, उसको इधर इसको इधर, तो बस हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C12H22O11। तो क्या होगा 12 टाइम 400 प्लस 11 टाइम 250, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 5000, ठीक है। इसको सॉल्व करना, इसको आप जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका हो गया कुछ बॉन्ड एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे इसमें देखो अगला कॉन्सेप्ट होगा आपके पास बॉन हेबर साइकिल। बॉन हेबर साइकिल, तो देखो बॉन हेबर साइकिल में क्या होगा कि अरे जो पहले किया था वही आयनिक मॉलिक्यूल को बनाना होता है। तो अब आपको पता है कि जब भी हीट रिलीज होगा तो उसको नेगेटिव साइन से लेना है, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा उसको प्लस साइन से लेना है, सारे हीट को ऐड कर दो तो बॉन हेबर साइकिल आ जाता है। तो एक बार फिर से इसको लिख लेते, देखो क्या होगा। अगर आपके पास जैसे मान लेते कोई भी, जैसे मान लेते हमें कुछ मॉलिक्यूल बनाना है, जैसे मान लेते हमें बनाना है इसमें क्या KCl बना लेते हैं, ठीक है भाई KCl। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले K सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं K गैस में, तो ये क्या होगा डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन भाई लास्ट टाइम में बताया था, लैटिन रेट ऑफ सब्लिमेशन। फिर इससे क्या बनेगा K प्लस गैस और ये इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ये आपके पास कहलाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ K, ठीक है, ये कहलाएगा। अब आपके पास देखो आगे क्या होगा, इधर क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इससे बनेगा 2Cl, पर हमको तो एक ही Cl चाहिए, तो इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को, ये क्या होगा, ये होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आपके पास एक Cl निकलेगा, तो हमारा जो एनर्जी जिसका हमें जरूरत पड़ेगा वो क्या होगा Cl2/2, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास। और फिर ये जो Cl जो बना इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो ये डेल्टा H कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। मैं इंथैल्पी की बात कर रहा हूँ इस समय, मैं एक्चुअल में एफिनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्चुअल में। अब क्या होगा देखो, इससे बनेगा Cl माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा। और जब K प्लस और Cl माइनस जब कंबाइन होंगे तो इससे बनेगा KCl सॉलिड, ठीक है। तो ये होता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अब तो हम लोग इंथैल्पी पढ़े रहे हैं, चलो सब एनर्जी को बस ऐड कर दो, तो फिर डेल्टा H ओवरऑल जो होगा बस ऐड कर दो, प्लस माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। तो सबसे पहले डेल्टा H सब्लिमेशन किसका होगा, K सॉलिड का सब्लिमेशन करवाया। फिर देखो फिर क्या होगा आपका, फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ K, क्योंकि आयनाइजेशन के लिए इसको गैस स्टेट में लेना होता है। फिर आपके पास प्लस होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2/2 एक्चुअल में। फिर आपके पास क्या होगा इसमें, ये जो Cl से Cl माइनस बना एक्चुअल में, फिर आपके पास ये होगा डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या एफिनिटी जो भी समझ लो, एफिनिटी तो वो Cl का, और लास्ट में लैटिस एनर्जी ऑफ KCl, ठीक है। सबको ऐड करोगे
तो डेल्टा एच ओवरऑल आपको आ जाएगा। तो ऐसे कुछ एनर्जीज दिए रहते हैं, आप इनको ऐड कर दोगे तो ये डेल्टा एच ओवरऑल आपका आ जाएगा। ये आपका होता है बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉर्न हेबर साइकिल। तो हम लोगों ने देखो बॉन्ड एनर्जी कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों का आगे जो टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो इस सेक्शन में तो हम लोग देखो मेनली कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि कैसे रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअल में। और बाकी रेजोनेंस एनर्जी का एक डेफिनेशन हम लोग और भी करेंगे जब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा मैंने पहले बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से रेजोनेंस आएगा। तो रेजोनेंस फिर से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे, तो उसका एक डेफिनेशन और करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। यहाँ पे तो हम लोगों को मेनली इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, फिर कैलकुलेशन वाले पार्ट को समझना है कि रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको चलो समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है रेजोनेंस एनर्जी। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है जैसे मान लेते हैं साइक्लोप्रोपीन, मतलब एक मॉलिक्यूल है। हमने इसका रिएक्शन मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ किया। मान लेते हैं अरे वही पाई बॉन्ड को तोड़ा, पता ही होगा पाई बॉन्ड को तोड़ा, और मान लेते हैं हमने बनाया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये एक रिएक्शन किया हमने साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया, साइक्लोहेक्सेन बना। सपोज करते हैं इस रिएक्शन को करने में, मतलब जब हमने किया तो यहाँ पे 100 किलो जूल का एनर्जी रिलीज हुआ। सपोज करते हैं हमने ये रिएक्शन किया और यहाँ पे 100 किलो जूल का एनर्जी रिलीज हुआ। एक एग्जांपल समझ रहे हैं यहाँ पे कि 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुआ। फिर हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल देखा, तो कोई यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो याद रखना है कि इसमें आपका रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, अभी रेजोनेंस नहीं करवा रहे, अभी हमारा वो पर्पस नहीं है रेजोनेंस करवाना। रेजोनेंस तो आगे करवाएंगे, मतलब अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। हम लोगों का सारा फोकस अभी बस रेजोनेंस एनर्जी का है। तो जब आप इसका रिएक्शन 2 हाइड्रोजन के साथ करोगे तो फिर वही 2 डबल बॉन्ड थे, तो 2 हाइड्रोजन के साथ किया तो फिर आपके पास फिर से बना साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मॉलिक्यूल बना। हमने क्या सोचा, देखो एक नॉर्मल लेमैन के जैसे सोचा कि नॉर्मल लेमैन क्या सोचेगा कि भाई एक पाई बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन जोड़ा तो एनर्जी रिलीज हो रहा है 100 किलो जूल। तो अगर 2 पाई बॉन्ड हुए और इस पे हाइड्रोजन जोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज डबल होना चाहिए। एक कॉमन सेंस तो यही कहता है भाई कि अगर 2 पाई बॉन्ड है तो एनर्जी रिलीज डबल होना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है मान लेते यहाँ पे कुछ कम हो गया, जैसे मान लेते यहाँ पे एनर्जी रिलीज 180 किलो जूल का हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कितने का हो रहा है 180 किलो जूल का। मतलब देखो क्या है कि जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है 100 किलो जूल का, तो और एक कॉमन सेंस ये कहता है कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए तो डबल 200 का, पर रिलीज कितना हो रहा है 180। तो ये जो 20 से जो कम हो रहा है उसके पीछे जो एनर्जी है वो है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी देखो, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है याद रखना है आपको, बस याद रखना है कि रेजोनेंस की वजह से हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब देखो लेस एनर्जी, याद रखना है लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी। तो जब भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी, और जब इसके पास कम एनर्जी होगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया है, जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ पे कम रिलीज हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो सेकंड मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, so in second reaction less energy is released as compared to our expected energy। हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड एनर्जी है उससे कम रिलीज हो रहा है। ठीक, अब देखो समझो क्या है रेजोनेंस एनर्जी। फिर से हमने मान लेते हैं पहला रिएक्शन किया सपोज करते हैं, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है मान लेते हैं वो x किलो जूल, अरे मान लेते हैं रिलीज हो x किलो जूल। ठीक है, और ये सेकंड रिएक्शन किया, मान लेते रिएक्शन किया हमने और इसका एनर्जी रिलीज हो रहा है y किलो जूल। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या होगा, तो देखो वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा H आपका थ्योरेटिकल, मतलब कि एक्सपेक्टेड।
ठीक है, माइनस होगा डेल्टा एच एक्चुअल। ठीक है, तो हम लोगों ने भाई ये सोचा, देखो ये सोचा कि अगर एक पाई बॉन्ड में x किलो जूल होगा तो दो पाई बॉन्ड में कितना होना चाहिए था, 2x किलो जूल। तो मतलब कि हमने सोचा कि अगर एक पाई बॉन्ड में x किलो जूल है तो दो पाई बॉन्ड में कितना है, 2x किलो जूल होना चाहिए। तो वो थ्योरेटिकल मतलब हमने सोचा, ठीक है, पर रिलीज कितना हुआ, रिलीज तो हुआ सिर्फ y, तो होगा -y। तो ये इसमें रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, वो होता है थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। थ्योरेटिकली मतलब हमने सोचा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए पर हुआ तो y, तो उनका डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी। कम क्यों होता है रिलीज, क्योंकि मॉलिक्यूल रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं इसमें। सपोज करते हैं ये बेंजीन है, अरे ये बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, मान लो बेंजीन 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, अरे बेंजीन ले लिया भाई 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ये इसका मानते जो हीट रिलीज है वो आपके पास सपोज करते हैं वो 1 किलो जूल, चलो 1 किलो जूल कर लेते हैं। ठीक है, हमने सोचा कि एक हाइड्रोजन के लिए अगर x किलो जूल है तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3x किलो जूल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन के लिए अगर x किलो जूल है तो 3 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 3x किलो जूल। ठीक है, ये होना चाहिए था आपके पास, पर एक्चुअल में रिलीज कितना हुआ, सिर्फ 1 किलो जूल। तो इनका जो डिफरेंस है वही होता है आपका रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये तो इसको नीचे लिख लो और इसमें नीचे लिखो। देखो एक बात का ध्यान रखना है, रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल होने का मतलब है लेस एनर्जी। ठीक है, तो जब भी रेजोनेंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो रेजोनेंस की वजह से मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब कि लेस एनर्जी। तो याद रखना है कि वहाँ पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो उसमें नीचे लिखो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ड्यू टू रेजोनेंस stability of molecule increases, due to resonance stability of molecule increases. So in case of resonance energy is always released, so resonance energy is always negative। अरे एनर्जी रिलीज हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव होता है। ठीक है, एक ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, तो रेजोनेंस एनर्जी एक ऐसे लिखा था डेल्टा एच एफ आपका वो क्या बोलेंगे आपका मतलब एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल फॉर्मेशन वाला, थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एफ आपके पास क्या होगा, एक्चुअल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज का ध्यान रखना है, देखो जब रेजोनेंस होता है तो आपको याद होगा अरे वो केमिकल बॉन्डिंग में कहा था ना, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जा रहा था। जैसे मान लो कि ओजोन था, जैसे सिंगल और डबल, तो आप 1.5। तो जब रेजोनेंस एक्चुअल में यूज होता है तो उसमें फिर बॉन्ड एनर्जी से एक्चुअल वैल्यू कई बार नहीं आती। मतलब कि जहाँ पे रेजोनेंस होगा, जैसे मान लो आपको बॉन्ड एनर्जी दिया, सिंगल बॉन्ड का दिया, डबल बॉन्ड का दिया, रेजोनेंस हो गया, तो ना सिंगल है ना डबल है, तो वहाँ पे आप फिर रेजोनेंस, जहाँ पे रेजोनेंस कॉन्सेप्ट होगा तो वहाँ पे फिर बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों को एक साथ नहीं चलता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी वाला अरे बॉन्ड एनर्जी में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस होगा ना सिंगल है ना डबल है, तो कैसे यूज कर पाओगे। तो याद रखना है कि जब भी रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब चलो हम लोग इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मतलब देखो मेन तो सारा एनर्जी हो गया, अब एक दो एनर्जी और समझेंगे, आज एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बाकी बचा हुआ एनर्जी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचा हुआ एनर्जी, और साथ में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज फिर हम लोग कुछ बचे हुए एनर्जी को कर लेते हैं। तो एक इसमें लिखते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना, वो हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन,
1 मोल एटम को बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है वो होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मोल एटम। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मोल एटम, 1 मोल एटम को बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है वही कहलाता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन में देखो 2 केस है। एक पहला केस करते हैं, देखो जैसे मान लो Cl2 गैस, O2 गैस, ऐसा। तो अगर कोई आपके पास कोई गैस है तो आप इसको तोड़ोगे तो ये X बनेगा ये। ठीक है, अरे ये X और X का बॉन्ड होगा, आपने इसको तोड़ा तो ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो हीट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2। ठीक है, X2 का बॉन्ड एनर्जी। पर हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है भाई, एक एटम, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल एटम, यहां से तो डबल बन गया। तो ये हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। हीट ऑफ एटमाइजेशन में तो 1 ही मोल एटम चाहिए था, नहीं तो डबल बन गया, तो इसलिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हाफ X2, अब इससे बनेगा 1, मतलब 1 एटम। तो ये हीट ऑफ एटमाइजेशन है। अब रिएक्शन को आपको पता हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉडी एनर्जी भी हाफ हो जाएगा। तो ये कहलाएगा डेल्टा H, हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका हो रहा है, X का। ठीक है, X का हीट ऑफ एटमाइजेशन है ये। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ बाई 2। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो बॉन्ड एनर्जी जब आप बॉन्ड तोड़ोगे, तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो इससे 2 एटम निकल रहा है, 2 एटम। ठीक है, हमको तो भाई चाहिए 1 ही एटम, तो इसलिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कई बार आपको देखो लॉजिक, मतलब कई बार कॉन्सेप्ट में आपको क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी नहीं दिया रहेगा, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया होगा, उसको डबल करना। तो याद रखना है कि ऐसे में फिर बॉन्ड एनर्जी हाफ ही, या फिर बॉन्ड एनर्जी जो होगा X2 का वो क्या होगा, डेल्टा हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ, मतलब ये ट्वाइस टाइम होगा, मतलब 2 टाइम होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ X। तो X के हीट ऑफ एटमाइजेशन को अगर आप डबल कर दोगे तो बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसा आपका होता है। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जहां पे X2 जो होगा वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, वो ये कि कई बार मॉलिक्यूल या फिर कोई एटम आपको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे सपोज करो कि देखो बॉन्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट में जाओ, बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आपको जैसे कार्बन गैस के फॉर्म में चाहिए था, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म, मतलब सब कुछ गैस के फॉर्म में चाहिए था बॉन्ड एनर्जी के लिए। ठीक है, अब जैसे कार्बन जो है, कार्बन तो ग्राफाइट होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमको बॉन्ड एनर्जी के लिए चाहिए वो गैस के फॉर्म में। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे आप बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन, तो सॉलिड में तो पता होता है ग्राफाइट में ढेर सारे एटम होते हैं, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, और गैस में क्या होता है, एटम दूर दूर होते हैं। अरे गैस में एटम दूर दूर होते हैं, तो सॉलिड का अगर दिया आपके पास, सॉलिड गिवन है, तो उसकी केस में हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब ये है कि जो सॉलिड है उसको आपने गैस में कन्वर्ट किया है। जब गैस में कन्वर्ट करोगे तो एटम क्या होंगे, दूर दूर ही होंगे। तो इसमें एक सेकंड लिखना है, इसमें देखो, तो लिखो इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन इज नोन एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, एटम पास पास होते हैं, तो हमें एक एटम की एनर्जी चाहिए, तो चलो इसको पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, वो दूर दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो भाई इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड वही आपके पास क्या होगा, हीट ऑफ, मतलब सब्लिमेशन इज नोन एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। मतलब अगर आप एक सॉलिड को एक्स गैस में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो ये जो डेल्टा H जो सब्लिमेशन होगा एक्स का, वही कहलाएगा डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ एक्स। क्योंकि एटमाइजेशन में सारे एटम अलग अलग चाहिए, और वो एटम अलग अलग तभी होता है जब गैस फॉर्म में होगा। तो इसमें नीचे लिखो, इन केस ऑफ एटमाइजेशन 1 मोल एटम इज रिक्वायर्ड, सो इट इज ऑलवेज टेकन इन गैसियस स्टेट ओनली। तो इसलिए उसको गैसियस स्टेट में लेना, सॉलिड या लिक्विड में नहीं लेना है। तो अगर आपको कोई, मतलब आपको देखो ध्यान कर रखना है,
अगर ऑलरेडी गैस के फॉर्म में है और वो हीट ऑफ एटमाइजेशन गिवन है तो मतलब कि बॉन्ड एनर्जी उसका डबल होगा। और अगर मान लो कोई सॉलिड फॉर्म में है और उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन गिवन है तो मतलब वो हीट ऑफ सब्लिमेशन है। ठीक है, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन को कई बार ऐसा हीट ऑफ एटमाइजेशन के फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, हम लोग चलो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इसमें एक दो अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें एक दो अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक हम लोग एक अच्छा न्यूमेरिकल लेते हैं। एक्चुअल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या आपके पास, तो लिखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ब्रैकेट में लिख लो एज्यूमिंग नो रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना। आपको बताया ना, अगर रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए रेजोनेंस मना करवाए। फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग बिलो इन्फॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिख लो एज्यूमिंग नो रेजोनेंस। ठीक है, आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन है कुछ सी का 83 किलो कैलोरी, कैलोरी के फॉर्म में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी 140 किलो कैलोरी, CH बॉन्ड 99 किलो कैलोरी, साथ में बेंजीन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये और इसके अलावा दो इन्फॉर्मेशन और गिवन है। क्या गिवन है? हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, वो गिवन है 170.9 किलो कैलोरी, ये गिवन है। और साथ में गिवन है हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये कितना गिवन है? ये गिवन है 52.1 किलो कैलोरी। ये दो इन्फॉर्मेशन और गिवन है, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए? बेंजीन चाहिए। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन जब चाहिए तो मैंने आप लोगों को पहले से बताया था कि उसके लिए आपको सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब तो देखो हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए ये रिएक्शन, अरे ये रिएक्शन मतलब कि 6 टाइम कार्बन सॉलिड प्लस 3 टाइम H2 गैस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, मतलब ये जो रिएक्शन है, इसका जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा यही कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। मतलब ये रिएक्शन हमको अल्टीमेट चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट का मतलब समझो। देखो बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल है, तो अगर आप इसके सारे बॉन्ड को तोड़ दो, मतलब सब कुछ तोड़ दो, मतलब सब कुछ तोड़ दो, ये तो क्या होगा? या आपको याद होगा मैंने कहा था बॉन्ड एनर्जी में सब कुछ गैस में होना चाहिए। ठीक है, गैस में, तो मतलब जब इसको सब कुछ तोड़ो तो यहाँ पे 6 कार्बन गैस बन जाए और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन गैस बन जाए, तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, साथ में देखो आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब ये है, कार्बन का मतलब कि अगर आप कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में बनाओगे तो उसके लिए ये एनर्जी गिवन है। और हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब एक्चुअल में ये है कि अगर आप H2 से H बनाओगे तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन। तो मतलब आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को निकालने के लिए। देखो समझो पहले, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए क्या होगा? आपको पता होता है इधर वाले सारे एलिमेंट चाहिए होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता होता है कार्बन सॉलिड की वैल्यू, कार्बन मतलब ग्राफाइट होगा वो, तो उसकी वैल्यू 0 और H2 की वैल्यू 0। तो ये रिएक्शन मतलब, अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको कहा था ना लिखना आना चाहिए, 1 मोल प्रोडक्ट बनाना होता है एलिमेंट से, तो ये एलिमेंट्स हो गए आपके पास, तो हमको ये रिएक्शन चाहिए, हमको ये रिएक्शन चाहिए। ये रिएक्शन अगर आ जाएगा तो आपको मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले
देखो सबसे पहले पहला वाला रिएक्शन देखो, जब बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, जब भी बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा तो याद रखना है कि सब कुछ गैस में लेना होता है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का मैं डेल्टा एच निकालते हैं, ये जो रिएक्शन डेल्टा एच, ठीक है। तो ये देखो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है। तो देखो सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 और ये, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कितने, 3। तो देखो क्या होगा, 3 टाइम क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तोड़ना पड़ेगा भाई, तभी तो। और क्या होगा, 3 टाइम्स क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तोड़ना पड़ेगा। और 6 टाइम क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना होगा। मतलब बॉन्ड तोड़ ही रहे हो तो कुछ नहीं करे, बस बॉन्ड को तोड़ना है इसमें। तो क्या होगा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस में आते हैं, नॉर्मली थोड़ा सोचना पड़ेगा खुद से, ठीक है। वैसे आने को तो जे मेन और नीट में भी आ सकता है, पर एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी 83, 3 टाइम क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज 140, और 6 टाइम 99। तो हम लोग इसको देखो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। तो ये आ रहा है आपके पास 1263, ठीक है। ये आ रहा है 1263 किलो कैलोरी, ठीक है। ये आया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हम लोगों को ये रिएक्शन में ये चाहिए था, ये प्रोडक्ट में चाहिए, तो मैंने इसको पलट दिया। तो देखो क्या होगा, 6 कार्बन अगर आप गैस से 6 हाइड्रोजन गैस अगर ये मिला के, पता ही होता है स्लो रिएक्शन को पलट दिया, C6H6, तो इसका मतलब डेल्टा एच इसका क्या होगा, -1263 किलो कैलोरी, ठीक है। ये इसका मतलब -1263 किलो कैलोरी, ये इसका इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने रिएक्शन को पलट दिया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हम लोगों को ये तो चलो मिल गया। अब यहाँ पे क्या है कि और ये H एटम है, तो हमको यहाँ पे H2 चाहिए। तो देखो उसके लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो क्या होता है, अगर आप H2 से 2H बनाओगे, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन है, तो बॉन्ड तोड़े ना, तो पता होगा ना। अरे इसका एक्चुअल में हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब ये है, एक्चुअल में ये हीट ऑफ एटमाइजेशन में 1 मोल एटम बनना चाहिए, तो उसकी वैल्यू है 52.1 किलो कैलोरी। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 3 टाइम H2 से क्या बनेगा, 6 टाइम H गैस, तो ये हो जाएगा 6 × 52.1, जिसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्या आएगा एक्चुअल में। तो ये आ रहा है 312.6 किलो कैलोरी, ठीक है। ये दूसरा हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन, देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कार्बन सॉलिड से कार्बन आपके पास गया है गैस, और वो कितना है, वो 170.9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हमको तो भाई चाहिए देखो हमको तो चाहिए एक्चुअल में 6 कार्बन सॉलिड एक्चुअल में, तभी तो बनेगा, और यहाँ पे एक ही, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम कार्बन सॉलिड से बनेगा 6 टाइम कार्बन गैस, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये होगा 6 × 170.9, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा ये। तो यार 1025.4, 1025.4, ठीक। अब देखो इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को ऐड करो, तो जब आप ऐड करोगे देखो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये गैस कट जाएगा, यही रिएक्शन आएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा वही आएगा, 6 टाइम कार्बन सॉलिड प्लस 3 टाइम H2 गैस, दिस गिव C6H6 गैस। तो ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अब ऐड करके देखते हैं, तो क्या होगा 312, मतलब कि ये होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है।
तो 312.6 प्लस 1025.4 और माइनस 1263, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बस आगे आंसर ये। जा रहा है आपका 75, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो आंसर इज 75 किलो कैलोरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके का जो मिक्स क्वेश्चन होगा वो आपको आ सकता है जेईई एडवांस में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। इसमें कुछ छोटे मोटे एनर्जी और बचे, जैसे हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें आपका वही न्यू टॉपिक, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो इस लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा।